ठीक है, लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था हमने अल्केन्स प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं। आज हम करेंगे अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली सबसे कॉमन स्टेट के बारे में एक फर्स्ट फोर अल्केन्स आर गैसेस, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन तक के अल्केन जो होते हैं वो गैसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 14 अल्केन्स यानी 18 कार्बन तक वाले लिक्विड्स होते हैं। अल्केन्स आर लिक्विड्स एंड द हायर वंस, उससे हायर 18 कार्बन से ज्यादा वाले सॉलिड होते हैं, आर सॉलिड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज the strength of van der Waals forces increases with increase in size। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस जो इनको होल्ड करती हैं आपस में, उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है वैन डर वाल्स फोर्सेस की। तो मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी उसके बीच में, और उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, या ये कह लो कि वो जिसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही ज्यादा वो इट इज मोर लाइकली टू बी अ सॉलिड। तो जिसमें ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स इसीलिए सॉलिड होते हैं क्योंकि उनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होती हैं, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इसीलिए गैसेस होते हैं क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस उनके बीच में वीकेस्ट होते हैं। कैन यू रिपीट? ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली साइज के साथ इंक्रीज होता है, यही सेम रीजन हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट increases with increase in size of the molecule, increases with increase in size of the molecule, and decreases with increase in branching। ठीक है, तो अगर सेम कार्बन का मॉलिक्यूल्स है और उसमें ब्रांचिंग हो जाए तो उसकी वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक हो जाती हैं। व्हाई? वैन डर वाल्स फोर्सेस वर्क ऑन द सरफेस एरिया। If a molecule is in the form of a straight chain, for example, it is like this: CH3, CH2, 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 CH3. Pentane has straight chain, N-pentane. It has a large surface area. But if I make it like this, अगर मैं इसे आइसोपेंटेन में कन्वर्ट कर देता हूँ या फिर इसे 2 मिथाइल ब्यूटेन, कुछ भी बोल लो, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल स्लाइटली स्फेरिकल हो जाएगा, तो इसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा। और अगर मैं इसे और फर्दर ब्रांच कर देता हूँ, नियोपेंटेन या 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो सरफेस एरिया और ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा था, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था। इसका इस
इससे कम, इसका इससे कम, तो ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. Why? Because the surface area of the molecule reduces, and due to decrease in the surface area, the van der Waals forces also decrease. ठीक है? This is because van der Waals forces decreases with decrease in surface area. ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल सिंपली साइज बढ़ रहा है मॉलिक्यूल का, जैसे अगर हमारे पास एक मीथेन है, फिर हमारे पास इथेन है, फिर हमारे पास प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, फिर अगर आपके पास ब्यूटेन है, तो जैसे अगर स्ट्रेट चेन में मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा. लेकिन अगर ब्रांचिंग हो रही है सेम नंबर ऑफ कार्बन्स के अंदर तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा. ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, अच्छा, ड्यू टू देयर नॉन पोलर नेचर एल्केन्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर. तो ये नॉन पोलर होते हैं, कोई चार्ज नहीं है ना इनके ऊपर, नॉन पोलर होने की वजह से ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते. ठीक है, इंस्टेड दे गेट डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन एटसेट्रा, कार्बन टेट्राक्लोराइड. दे आर insoluble in water but dissolve in non-polar solvents. Sorry, dissolve, हाँ, dissolve in non-polar solvents. The third point Like, repeat from like second. यार रिकॉर्डिंग में सुन लेना पुनीत, ऐसे ना बार बार मैं करता रहूं. केरोसिन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के. तो इनके अंदर ये डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज. इसमें मेनली ये बॉइलिंग पॉइंट वाला जो है इसको याद रखना, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे केमिकल रिएक्शंस. या केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ भी बोल सकते हैं. केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स. तो केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मल्टीपल चीजों से हो सकता है. हम इस केस में हैलोजन से पढ़ेंगे सिर्फ, but hydrogen atoms in an alkane molecule can be easily substituted by nitro group, halogen group और sulfonic acid group. ठीक है, तो hydrogen atoms in alkane can be substituted by halogens, nitro, sulfo groups. तो पहले हम इसके अंदर सब हेडिंग
एक ही चीज एक्चुअली पढ़ेंगे इसके अंदर, हैलोजिनेशन, और बाकी नाइट्रो और सल्फर ग्रुप वाला इज नॉट इन द सिलेबस राइट नाउ, इट इज नॉट इन द बुक. हैलोजिनेशन, तो सब्स्टिट्यूशन बाय हैलोजन, substitution of hydrogen atoms by halogens can occur in the presence of heat or light. ठीक है, यूवी लाइट. तो ये मीथेन है, मान लो ये 10th क्लास वाला रिएक्शन है जो आपने किया हुआ था. CH4 है, इसमें क्लोरीन गैस डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. अब यूवी लाइट भी लिख देते हैं, एच न्यू भी लिख देते हैं. ठीक है, बुक में एच न्यू लिखा हुआ है. एच न्यू क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, वही लिख रहे हैं. एनर्जी प्रोवाइड करना है, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास. तो CH4 में से एक H रिप्लेस होगी, उसकी जगह Cl आ जाएगा, और जो H रिप्लेस होगा वो बचे हुए Cl के साथ HCl बना देगा. अब ये जो प्रोडक्ट बना है क्लोरोमीथेन, ये फर्दर सब्स्टिट्यूट हो सकता है. क्लोरोमीथेन में एक और बार अगर क्लोरीन डालेंगे तो एक और H हट जाएगा और ये CH2Cl2 हो जाएगा. ठीक है, और HCl निकल जाएगा. फिर इसके बाद ये जो CH2Cl2 बना है, इसमें एक और बार क्लोरीन डाल सकते हैं, और ये एक और H रिप्लेस करके एक तीसरा Cl लगा देगा. ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं इसको. तीसरा जो अभी बना है हमारा, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, जो आपको एनेस्थीसिया होता है, जो बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है पेशेंट्स को सर्जरी के दौरान. क्लोरोफॉर्म. ठीक है, CH Cl3 में एक और बार Cl2 डालेंगे तो आखिरी बचा हुआ H जो है वो भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है. ठीक है, तो ये बन जाएगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड. इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट. अभी मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इसका एग्जांपल लिखवाया. टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं इसे, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोल सकते हैं. ठीक है, अच्छा, लार्जर मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर ये रिएक्शन होता है तो जनरली एक ही हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस होते हैं. इन एक ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है और मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं. इन लार्जर मॉलिक्यूल्स ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्टेंट. बनते हैं लेकिन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट से इम्पोर्टेंट होते हैं. जैसे मान लीजिए एग्जांपल क्या है इसका, अगर मैं ब्यूटेन में ये रिएक्शन कराता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें यही रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन डाल रहे हैं. यूवी लाइट भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, यूवी लाइट. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो Cl लग जाएगा इसमें, एक H. मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या? सिर्फ एक जगह सब्स्टिट्यूशन होगा. CH3 CH2 CH2 Cl, लास्ट वाले कार्बन जो था ये, इसके ऊपर से एक H हटा के Cl लगा दिया. अब जरूरी थोड़ी है सिर्फ लास्ट वाले से हटाएं, इससे भी हटा सकते हैं सेकंड कार्बन से. तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CH2 CH CH3, और यहाँ आ गया Cl. ठीक है, अब तीसरे पे लगाने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि वो इधर की तरफ से सेकंड हो जाएगा. फिर तो आपने फर्स्ट कार्बन पे 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन, दो प्रोडक्ट बनेंगे. 3 क्लोरोब्यूटेन नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि वो अगर आप ऑपोजिट साइड से काउंट करोगे तो इट विल बी 2 क्लोरोब्यूटेन ओनली. सो देयर आर 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स. ठीक है, किसी केस में 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स होते हैं तो आप 3 बनाओगे, जहाँ 4 पॉसिबल होंगे वहां 4 बनाओगे. मतलब जितने भी मोनो लार्ज मॉलिक्यूल्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, तो जितनी पॉसिबल पोजीशंस पे हैलोजन लग सकता है उन पॉसिबल पोजीशन पे लगाते हैं और उतने ही प्रोडक्ट बनते हैं. इस केस में 2 प्रोडक्ट बने, कहीं पे अगर 3 पॉसिबल पोजीशन है तो 3 बनेंगे, 4 है तो 4 बनेंगे. ठीक है, तो ये था सब्स्टिट्यूशन. अगला रिएक्शन जो है इसके अंदर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर, वो है कंबस्शन.
कुछ एक दो रिएक्शन सिलेबस से कट गए हैं साल, वो वैसे भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो अब भी नहीं करेंगे उनको। कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है? कंबस्शन रिएक्शन का मतलब क्या है? रिएक्टिंग अल्केन इन विद ऑक्सीजन, यानी एयर में बर्न करने पे अल्केन्स के अंदर से क्या निकलता है? जनरली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलता है, ठीक है। ऑल अल्केन्स on combustion in air give CO2 and H2, ठीक है। और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट तो निकलेगी ही, बिकॉज इट इज अ कंबस्शन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक होता है। O2 की प्रेजेंस में करेंगे CO2 प्लस H2O, ठीक है। बैलेंस करेंगे, सबसे पहले C बैलेंस करते हैं। देखो ऑर्डर है बैलेंस करने के लिए, बैलेंस फर्स्ट C देन H देन O, ऐसे ही बैलेंस करोगे आप हमेशा। जब भी रिएक्शन बैलेंस करोगे तो पहले C बैलेंस करोगे, फिर H बैलेंस करोगे, फिर O। तो C इसके अंदर बैलेंस्ड है, देखो C एक है, C एक है, ठीक है। दोनों तरफ एक एक C है। फिर H देखो यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद लास्ट में O बैलेंस करोगे। राइट साइड पे O देखो कितने हैं, 2 और 2, 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। दिस इज हाउ यू बैलेंस है, ठीक है। एक और रिएक्शन दिखा देता हूँ, ये तो बहुत सिंपल था, वैसे ही समझ में आ जाता। अगर लिखा है C4H10 ब्यूटेन है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, बनेगा यही CO2 प्लस H2O। तो बैलेंस करने के लिए आप सिंपली वही करेंगे, फिर से पहले C बैलेंस करेंगे। C कितने हैं यहाँ पर? C है इधर की तरफ 4, यहाँ है 1, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले 4 लगा दिया, ठीक है। फिर H बैलेंस करेंगे, लेफ्ट साइड पे H कितने हैं? 10, यहाँ पे है 2, तो यहाँ 5 लगा दिया आप। उसके बाद आप O बैलेंस करोगे, राइट साइड पे कितने O हैं? यहाँ 4 2 8 और 5, 8 और 5 हो गया 13। तो इस ऑक्सीजन को 13 कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हम फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, 13/2 लगा देंगे, सो दिस विल बिकम 13/2 ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो गया आपका 13 ऑक्सीजन। 13/2 O2 का मतलब क्या हुआ? 13 ऑक्सीजन एटम्स। तो इस तरीके से आप रिएक्शंस को बैलेंस करोगे, कंबशन रिएक्शन। बुक में एक फॉर्मूला भी लिया हुआ है इसको करने के लिए। अगर आप जनरल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, एल्केन होते हैं CnH2n+2, ठीक है। तो आप इसके साथ 3n+2/2 ये ले लोगे, और NCO2 लोगे, सॉरी ये O2 लोगे, NCO2 लोगे, और N+1 H2O लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके रिएक्शंस बैलेंस हो जाएंगे। सॉरी 3n+1 था ये, 3n+1/2 O2। So this is a general balanced chemical equation for methane, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। मीथेन नहीं, जनरल अल्केन्स, अल्केन्स के लिए यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर जो मैंने टेक्निक बताई उससे भी काफी इफेक्टिवली हो ही जाता है, ठीक है। पहले C बैलेंस करो, फिर H करो, फिर O को बैलेंस करते हुए आप फ्रैक्शन लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसके बाद कुछ रिएक्शंस हैं इसी के, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। यही जो हमने कंबशन रिएक्शन कराया, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, उसी को अगर किसी सर एक कैटलिस्ट, डाउट है सर, जो हाँ, CN+1/2 है, इसमें जो 1 है वो एक्चुअली N से ऐड करा जा रहा है, और या फिर वो 3N से ऐड करा जा रहा 3n से ऐड किया जाएगा, n से क्यों किया है? जाएगा? ओके। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या है कि अगर हम यही ऑक्सीजन से रिएक्शन किसी स्पेसिफिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराएं और किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कराएं, तो हमें CO2 और H2O के अलावा भी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। दिस इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। रिएक्शन नंबर 3 ले लेते हैं इसे। तो जैसे कि एग्जांपल बुक में दे रखा है जो आपको, CH4+O2 अगर आप कराएंगे in the presence of copper at 573 Kelvin, ठीक है, 523 Kelvin, सॉरी 523 Kelvin, and
100 atm प्रेशर, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो आपको मीथेनॉल मिल जाएगा। नॉर्मली CH4O2 का रिएक्शन होने से क्या मिलता है, CO2 एंड H2O, लेकिन यहाँ पे CH3OH मिल जाएगा, मीथेनॉल, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स बैलेंस करेंगे तो यहाँ भी 2 लग जाएगा। इसके बाद यही, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, इसके अंदर अगर आप यही रिएक्शन CH4 प्लस O2, अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड एक कैटलिस्ट होता है MO2O3, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में कराएंगे और हीट कर देंगे इसे, तो आपको मीथेनॉल मिल जाएगा, HCHO। सर नॉर्मली 2CH4 प्लस O2 से हमें क्या मिलेगा? अभी तो करा है ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके ओके। ठीक है। एक रिएक्शन इसमें ये दे रखा है कि अगर हम इथेन ले लें CH3CH3 और इसका कंबस्शन कराएं, इथेन लो, सब में CO2 एंड H2O ही बनता है, और ये कंबस्शन करा दें इसकी प्रेजेंस में, CH3COO होल ट्वाइस मैंगनीज, मैंगनीज एसिटेट बोलेंगे इसे, ठीक है, और हीट कर दें तो हमें इथेनोइक एसिड मिल जाएगा, CH3COH प्लस H2O, ठीक। और चौथा रिएक्शन, ये सिर्फ याद करने वाले हैं यार, इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एल्केन्स नॉर्मली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, बट अगर हम एक टर्शरी एल्केन का ऑक्सीडेशन कराएं, टर्शरी एल्केन यानी ये ले लें CH3CH2CH3H, ठीक है, ये टर्शरी एल्केन ले लें, इसका विगरस ऑक्सीडेशन करा दें, विगरस यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें। याद होगा 10th क्लास में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने पढ़े थे, KMNO4, पोटेशियम पर मैंगनेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये 10th क्लास में था। और इसे आप हीट करोगे, ठीक है, सॉरी नहीं, हीट नहीं करना, बस इसको ऐसे ही करेंगे तो ये आपका टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो इस H की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। तो ये सबसे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन है बुक में दे रखे हैं और सिलेबस का पार्ट है, तो करने हैं आप, याद ही करना पड़ेगा। देयर इज नो मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड दिस फॉर नाउ, फॉर नाउ you will eventually understand all the mechanisms as you progress into graduation and masters, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन क्या होता है, एक मॉलिक्यूल को कुछ कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कराएंगे हम, और उसके आइसोमर्स बन जाए। आइसोमराइजेशन, ठीक है। तो नॉर्मल अल्केन्स जो होते हैं उन्हें हीट करते हैं जब इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, वो ब्रांच चेन अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एन अल्केन्स on heating with anhydrous AlCl3 and HCl gas are converted into branched chain alkanes, ठीक है। तो जैसे बुक में एग्जांपल दिया हुआ है वही कर लेते हैं, यू डोंट नीड टू डू मोर। अगर आपको हेप्टेन दिया हुआ है, हेप्टेन को ऐसे लिख सकते हैं आप, CH3CH2 5 टाइम्स CH3, ये 5 टाइम्स रिपीट हो रही है, या 4 टाइम्स। हेक्सेन ले लेते हैं, एक्चुअली हेक्सेन ही दिया हुआ है बुक में, वही कर लेते हैं। CH3 CH2 4 टाइम्स का मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल ऐसे है, CH3 CH2 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 CH2
CH3, ठीक है, वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो ये N हेक्सेन है, स्ट्रेट चेन हेक्सेन, या सिर्फ हेक्सेन भी लिख सकते हैं UPSC नेम में। तो इसको हीट करेंगे हम एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब होता है ड्राई, इतना लिख देंगे एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl। देखो स्लैश डाल के भी लिख सकते हो, इसका मतलब ये नहीं होता स्लैश का कि और नहीं है, इसका मतलब एंड HCl भी चाहिए साथ में। और हीट करोगे आप तो ये ब्रांच चेन एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। और दूसरे ब्रांच वाले में थर्ड कार्बन पे ब्रांच लग सकती है, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। तो 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन में क्या है, एरोमेटाइजेशन इसको कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा अल्केन जिसमें 6 कार्बन या उससे ज्यादा हैं तो उसे बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग सम कैटलिस्ट और सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो एल्केन्स with 6 or more carbon atoms can be converted into benzene और its derivatives। derivatives of benzene क्या होते हैं, बेंजीन के ऊपर कोई भी चीज लगा दो तो वो बेंजीन के डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स on heating with V2O5। ठीक है, कैटलिस्ट V2O5 यूज कर सकते हैं, इसके अलावा Cr2O3 यूज कर सकते हैं, और मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, MO2O3 यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कितने टेम्परेचर पे, एट 773 केल्विन एंड 10 to 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो आपका 6 कार्बन का एल्केन जो है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके पास हेक्सेन है CH3 CH2 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 CH3, तो इसको आप कोई भी एक कैटलिस्ट ले लीजिए, V2O5 ले लीजिए और MO2O3 ले लो। मैं अभी तीनों लिख रहा हूँ, आपको तीनों लिखने की जरूरत नहीं है। और Cr2O3 ले लो, कोई सा भी एक कैटलिस्ट ले लो इन तीनों में से, हीट कर दो 773 केल्विन पे, और प्रेशर ले लेंगे 10 to 20 एटमॉस्फेयर का। तो ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा 6 कार्बन। ठीक है, और बेंजीन के दोनों आइसोमर बनेंगे, दोनों वो बनेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सॉरी आइसोमर नहीं, बेंजीन के दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड चेंज हो जाते हैं ना दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में, वो दोनों बनेंगे 1 and 2। ठीक है, बुक में इस चीज को कैसे दिया हुआ है, ये जो हेक्सेन है ना, इसे ऐसे बना रखा है बुक में, देखो
मैंने समझाने के लिए आपको ऐसे बना दिया था, बुक में जैसे बना रखा है हम वैसे ही बना देते हैं वैसे। CH3 CH2 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 CH3, बस ऐसे बना रखा है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये रिंग नहीं है, ये स्ट्रेट चेन ही है, बस इसको इन्होंने घुमा के बना रखा है ये समझाने के लिए कि इससे बेंजीन बन सकता है। तो जरूरी नहीं है आप घुमा के बनाओ, चाहो तो ऐसे ही बना दो जैसे बुक में बनाया हुआ है, नहीं चाहो तो डायरेक्टली बना दो। तुम चाहो तो चेन भी मत बनाओ, सिर्फ C6H14 भी लिख दोगे यहाँ पे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अगर इससे बड़ा कुछ ले लें, बेसिकली इसमें डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, द रिएक्शन, एक चीज और लिख सकते हैं हम डेफिनेशन में, द रिएक्शन अकर्स बाय डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन एटम्स रिमूव होते हैं इसमें। ठीक है, द रिएक्शन अकर्स बाय डिहाइड्रोजनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो बेंजीन में हर कार्बन क्या होता है, एवरी कार्बन इन बेंजीन इज CH 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 CH, और यहाँ पे क्या है CH2 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 CH3 CH3, तो सब में से H रिमूव करने और डबल बॉन्ड्स लगाने हैं आपको, तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है ना। तो ये प्रोसेस जो है बाय इट अकर्स बाय डिहाइड्रोजनेशन। अगर 6 की जगह 7 कार्बन हुए चेन में, मान लो ये हुआ CH3 CH2 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स CH3, 7 कार्बन होगा, ये 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन। कैटलिस्ट कोई सा भी ले लो जो तुम्हें याद हो जाए इन तीनों में से, मुझे V2O5 ज्यादा इजी लगता है तो मैं V2O5 लिख रहा हूँ। 773 केल्विन, 10 to 20 ATM प्रेशर। ठीक है, कैटलिस्ट कोई सा भी एक ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, 7 कार्बन है ना इसमें, 6 कार्बन का तो रिंग ही बन जाएगा, बेंजीन रिंग, और एक जो बचा हुआ CH3 होगा वो ब्रांच में आ जाएगा। तो क्या बन मिल जाएगा मॉलिक्यूल, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम क्या होता है, टॉलीन। याद रखो, कॉमन नेम्स बहुत यूज होंगे आगे जाके, तो टॉलीन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद स्टीम, रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन विद स्टीम। तो स्टीम से कैसे रिएक्शन होता है, एल्केन्स में सिर्फ जो मीथेन है दैट रिएक्ट्स विद स्टीम, नो अदर लार्जर हाइड्रोकार्बन्स का स्टीम से कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं होता है। तो मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम टू प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और 1273 केल्विन टेम्परेचर। तो इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, द रिएक्शन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। स्टीम, निकल कैटलिस्ट डालेंगे और हम 1273 1273 केल्विन का टेम्परेचर लेंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। बैलेंस करोगे यहाँ 3 आ जाएगा बस। ठीक है, दिस इज स्टीम। तो दिस इज वन सिंगल रिएक्शन, दिस डजंट हैपन विद अदर अल्केन मॉलिक्यूल्स, एंड दिस इज, ठीक है। तो ये रिएक्शंस कंप्लीट हो गए, देयर आर इन टोटल 6 रिएक्शंस। इसमें एक रिएक्शन और है पायरोलिसिस, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस एनीमोर, सो वी विल नॉट डू दैट। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, कॉन्फर्मेशंस क्या होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है एक सेकंड थोड़ा दिखा दीजिए ऊपर। कॉन्फर्मेशंस। तो कॉन्फर्मेशंस होती क्या है वो देखो, जैसे इथेन मॉलिक्यूल आपको पता है, इथेन मॉलिक्यूल ये होता है 3 CH3 बॉन्ड CH3। इसको अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, यहाँ सेंटर में कार्बन एटम है, इस 3 H लगे हुए हैं, ये एक कार्बन हो गया, और 3D में इमेजिन करो ये पीछे की तरफ जाके ये दूसरा कार्बन हो गया, इस पे 3 H लगे। ठीक है, दिस वन इज इन फ्रंट एंड दिस इज इन बैक। ठीक है,
अब अगर आप अलाइनमेंट के हिसाब से देखें, दिस हाइड्रोजन इज अलाइंड विद दिस हाइड्रोजन, this hydrogen is aligned with this hydrogen, and this hydrogen is aligned with this hydrogen. तो अगर if somebody observes it from the front, अगर कोई यहाँ से observe करेगा तो उसे सिर्फ ये front वाले दिखाई देंगे ना, back वाले इसके पीछे छुप जाएंगे, ठीक है। इस conformation को हम कहते हैं eclipsed. eclipse का मतलब यही होता है कि कोई चीज किसी चीज के पीछे छुपी हुई है, eclipsed conformation. इथेन की eclipsed conformation बोला जाता है, जहाँ पे एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर, अच्छा, अब अगर इसको, ये जो पीछे वाला है या आगे वाला, कोई सा भी ले सकते हैं हम, अभी फिलहाल मैं पीछे वाला ले लेता हूँ, ये जो पीछे वाला है इसको मैं रोटेट करना शुरू करूँ, सिंगल बॉन्ड जो है ना, ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये रोटेट हो सकता है, तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करना शुरू करूँ, ठीक है, और इसे मैं 180 डिग्री घुमा दूं, ठीक है, इस चीज को मैं 180 डिग्री घुमा दूं, तो ये मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा, ये फ्रंट वाला ऐसे ही रहेगा, H H H, जो बैक वाला है उसका ये हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे। 180 डिग्री घुमाने का मतलब यही है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला हाइड्रोजन इससे मैच कर रहा है, ऑपोजिट आ गया एक दूसरे के, ठीक है, ये वाला इससे मैच कर रहा है और ये वाला इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट आ गया अब इस तरीके से। तो 180 डिग्री रोटेट कर दिया आपने इसे, ठीक है, 180 डिग्री रोटेट कर दिया आपने इसको, तो आपका ये मॉलिक्यूल बना। इसे कहते हैं हम स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। ये था एक्लिप्स्ड, ये था स्टैगर्ड, ठीक है। अब ये बताओ, जब इसे रोटेट करना शुरू करेंगे, ठीक है, 180, ये जो दो होती है ना, इस दो कॉन्फर्मेशन, ये दो आइसोमर्स होते हैं एक स्पेशल टाइप के, ठीक है, ये एक टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, जो दो टाइप के, एक्लिप्स और स्टैगर्ड। तो एक्लिप्स का मतलब था जब इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, या फिर ऐसा कह लो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जिससे बॉन्ड बन रहा है, उनके बीच में मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, तो उसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड, जहां पर बॉन्ड पेयर्स के बीच में मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है। ये कौन सा हो गया, ये हो गया जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है। तो एक्लिप्स का मतलब मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस वाला, स्टैगर्ड का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस वाला बिटवीन द टू अनशेयर्ड पेयर, बिटवीन द टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये दो कॉन्फर्मेशंस हो गई। जब मैंने इसे रोटेट करना शुरू किया, तो विद एवरी सिंगल रोटेशन, यानी मैं अगर 0.1 डिग्री भी रोटेट करता हूं तो एक नई कॉन्फर्मेशन बनेगी, ठीक है। 1 डिग्री रोटेट करता हूं ना अगर मैं, अभी इन दोनों के बीच में मान लो 0 डिग्री का एंगल है, 1 डिग्री रोटेट करता हूं तो एक नई कॉन्फर्मेशन, एक और डिग्री करता हूं एक नई कॉन्फर्मेशन, जब तक मैं इसे घुमाता जाऊंगा नई 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 कॉन्फर्मेशन बनती जाएंगी। अल्टीमेटली 180 डिग्री जब पूरा घूम जाएगा तो स्टैगर्ड बन जाएगी, ठीक है। तो एक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में जितनी भी कॉन्फर्मेशंस बनेंगी उन सबको स्क्यूड कॉन्फर्मेशंस बोला जाता है, ठीक है। तो कितनी स्क्यूड कॉन्फर्मेशंस बन सकती हैं, जब आप इसे रोटेट करे जाओगे तो नंबर्स तो इनफाइनाइट है। अगर आप 0.01 डिग्री भी रोटेट कर रहे हो तो एक नई कॉन्फर्मेशन बन रही है। तो एक्लिप्स्ड एक ही होती है, स्टैगर्ड भी एक ही होती है, स्क्यूड कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो कॉन्फर्मेशंस असल में कितनी हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशंस बना सकते हैं हम। देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन दैट वी कैन फॉर्म। अब एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के अंदर जो एक्लिप्स्ड है वो ज्यादा स्टेबल कॉन्फर्मेशन है, और स्टैगर्ड, एक्लिप्स कम स्टेबल कॉन्फर्मेशन है, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल कॉन्फर्मेशन है। क्यों एक्लिप्स कम स्टेबल क्यों है, एक्लिप्स के अंदर जो दो एटम्स हैं उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में बेसिकली, जैसे इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है। स्टैगर्ड में इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में, या फिर ये वाला ले लो, इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो staggered is considered most stable,
ठीक है, एंड eclipse is considered least stable. So these are confirmations. अच्छा, अब ये जो confirmations मैंने बनाई हैं, इन confirmations को बनाने के भी दो तरीके होते हैं. एक तो यही है जो मैंने बनाया, ठीक है. This is called sawhorse projections. इनको बोला जाता है, जो मैंने अभी बनाया है यहाँ पे. This is called sawhorse projections. sawhorse किससे कहते हैं? saw मतलब होता है आरी, जो लकड़ी काटने वाली आरी होती है. sawhorse, horse क्या, जो लकड़ी काटने की आरी होती है ना, उसके लिए एक टेबल यूज की जाती है. ऐसी करके एक टेबल होती है जिसपे रखकर काटा जाता है. दिस इज द काइंड ऑफ टेबल दैट अ कारपेंटर यूजेस टू कट वुड. इस टेबल को बोला जाता है सॉ हॉर्स. अब क्योंकि ये सॉ हॉर्स जैसे दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसीलिए इनको सॉ हॉर्स प्रोजेक्शंस बोला जाता है. प्रोजेक्शंस मतलब किस तरीके से इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, किस तरीके से इन्हें रिप्रेजेंट किया जा रहा है. दीज आर कॉल्ड प्रोजेक्शंस. अब इसी को एक्लिप्स और स्टैगर्ड को दिखाने का एक तरीका और होता है. हम ऐसे करके भी दिखा सकते हैं. ये हो गया फ्रंट वाला कार्बन एटम. इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है. और फिर आप बैक वाला ऐसे किसी लाइट कलर से या पेन, अपनी उससे पेन से ही डॉटेड लाइन से दिखा दोगे. अब बैक वाला दिखाना तो पड़ेगा ना, ऐसे नहीं कर सकते कि इसके पीछे छुपा हुआ है. दिस इज एक्लिप्स्ड. और स्टैगर्ड कैसे बनाएंगे? ये फ्रंट वाला हो गया, और बैक वाले ऐसे निकल रहे हैं बीच में से. ठीक है, ये हो गया स्टैगर्ड. तो एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड, और इनको बोला जाता है न्यूमन प्रोजेक्शंस. So these are called confirmations. Confirmation मैं आपको एनसीईआरटी से बता देता हूँ, अभी शेयर कर रहा हूँ एनसीईआरटी ऑफिसर. तो डेफिनेशन में आप ये 3 पॉइंट लिख लोगे. फर्स्ट पॉइंट ये आ गया, सेकंड ये आ गया, और थर्ड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आ गया, टॉर्जनल स्ट्रेन तक. ठीक है, कॉन्फर्मेशंस की. तो एनर्जी बैरियर वाला हो, आई होप समझ में आया है. जो रोटेशन होता है अराउंड सीसी सिंगल बॉन्ड इट इज नॉट कंप्लीटली फ्री. So this rotation is hindered by a small energy barrier, and that energy barrier is 1 to 20 kilojoule per mole, and this energy barrier is called torsional strain. ठीक है, उसके बाद आप ये जो डायग्राम्स थे ये बना सकते हो, एक्लिप्स और स्टैगर्ड वाले. देखो ये बुक में इसी पेज पे बने हुए. सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन हेडिंग डाल के ये दो बनाओगे, न्यूमन प्रोजेक्शन हेडिंग डालकर ये वाले दो बनाओगे. ठीक है, और जिस एंगल से ये रोटेट होते हैं ना, जैसे 180 डिग्री से रोटेट हो गए थे ये, तो उस एंगल को डाइहेड्रल एंगल बोला जाता है. ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एंगल ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ टॉर्जन, या फिर डाइहेड्रल एंगल, कुछ भी बोला जा सकता है. ये भी लिख लेना इसके अंदर, ये जो चीज लिखी हुई है, राइट दिस पार्ट एज वेल. ठीक है, और यहाँ नीचे मैंने ब्रैकेट में कुछ मार्क किया हुआ है, वो डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक्लिप्स और स्टैगर्ड क्या होती है. तो देखो ये डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ो. कॉन्फर्मेशन in which hydrogen atoms are attached to two carbon atoms or as close as possible. जब बहुत close होते हैं एक दूसरे के, तो उसे क्या बोलते हैं? eclipsed बोलते हैं. और conformation and eclipse conformation and the other in which hydrogen atoms are as far as possible, उसे बोलते हैं staggered. तो जिसमें hydrogen atoms as far as possible हो, वो staggered हो जाएगी. और any other intermediate conformation is called skewed. skew बोल लो या skewed बोल लो, बात एक ही. ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा लिखना है. ठीक है.